स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट देंगे, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार का अपडेट भी एक एक करके बताते रहेंगे। देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। धान.com से जयप्रकाश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शो शुरू करने से पहले एक बार अब तक की जो बड़ी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट की वो आपके सामने एक एक करके रख लेते हैं। आज सोने में बात करें तो दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 50,700 के पास है इस वक्त सोना। और कॉमिक्स गोल्ड को देखेंगे तो $1665 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं सोने में। और चांदी में भी ऐसा ही कुछ ट्रेड दिखाई दे रहा है। करीब 200 रुपए की तेजी के साथ 58,400 के ऊपर चांदी एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। कॉमिक्स पर भाव देखेंगे तो सिल्वर $19.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्रूड में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। हल्की कल तेजी लौटी थी क्रूड में। यूएस से जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आ रहे थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद आज देखिए आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा। ब्रेंट का भाव $95 के नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स क्रूड भी करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस रिकॉर्ड उत्पादन और 481 के पास है लेवल्स। बेस मेटल की बात करेंगे तो आज चौतरफा गिरावट है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में अच्छी तेजी है, लेकिन आज कमजोरी देखने को मिल रही है। इसमें एल्यूमिनियम और जिंक में करीब 1.25% की कमजोरी है। और कॉपर में अगर देखेंगे तो करीब 1% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 655 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और लेड भी 180 रुपए के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो चलिए ये तो बात हुई बेस मेटल की। अब एग्री कमोडिटी पर नजर डालें क्विकली तो मेंथा ऑयल हल्का दबाव और 987 पर कर रहा है कारोबार। कॉटन भारत में ज्यादा उत्पादन 29,500 के नीचे कर रहा है ट्रेड। मसाले में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी में कमजोरी है, 7,400 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं जीरा में भी देखेंगे तो बुआई में देरी के चलते 24,100 के पास इस वक्त 0.25% की गिरावट के साथ जीरा में ट्रेड हो रहा है। और धनिया में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी करीब 2% की कमजोरी है और 11,400 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ये हैं स्पाइसेस के अपडेट हमने आपको दिए। चलिए अब एक एक करके इन कमोडिटीज पर व्यू भी ले लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं। सोने में हम देख रहे हैं कि आज क्योंकि हल्की कमजोरी है, लेकिन काफी सारे ट्रिगर्स भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि सोने में तेजी और बढ़ सकती है। अमित, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने पर? डॉलर इंडेक्स में तो कमजोरी आई हमने देखा। यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड में भी हल्के गिरावट आई, 4% के नीचे अब आ चुके हैं। और आगे ब्याज दरों में अनुमान के मुताबिक ही बढ़त देखने को मिल सकती है। ये सारे ट्रिगर्स आने वाले समय के लिए सोने में किस तरह की चाल दिखा सकते हैं? एक तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप करंट लेवल से? जी नमस्कार। देखिए, जो मार्केट फिलहाल डिस्काउंट कर रहा है वो ये है कि जो पेस ऑफ इंक्रीज है इंटरेस्ट रेट्स में उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। जैसे हम देख रहे थे कि पिछले 3 मीटिंग्स में लगातार 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ है। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2 को जो मीटिंग है वहां पर होगा, लेकिन उसके बाद जो पेस ऑफ इंक्रीज है हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट्स हो जाए और गोइंग फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट ईयर 25 बेसिस पॉइंट्स हो जाए। और ये काफी हद तक अगर हम 2 ईयर बॉन्ड यील्ड या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखें तो डिस्काउंटेड है, यानी इंक्रीमेंटल डिस्काउंट जो हो रहा है वो काफी कम रेट पे हो रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे हमें कमोडिटीज में एक और खास करके गोल्ड और सिल्वर में एक बेस बनती हुई दिख रही है। 16,015 से 20 के आसपास गोल्ड में, लगभग $18 के आसपास सिल्वर में। और यही चीज फिलहाल जो तेजी हमें दिख रही है उसको बूस्ट भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ और समय तक इसका एक डिस्काउंटिंग जारी रहेगा। इमीडिएट तौर पर स्पॉट गोल्ड अगर मैं कहूं तो 1685 से $1690 तक जाने की संभावना है, जहां पर एक शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली चांदी जो है $20 के करीब जाने की क्षमता रखती है। तो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में इंक्रीमेंटल और गेन्स हमें आने वाले फेड मीटिंग तक एटलीस्ट देखने मिल सकते हैं।
बिल्कुल 1685 1690 ये एक लेवल दिखाई दे रहे हैं अगली फेड बैठक के पहले। जय, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर? अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखना हो इसमें तो क्या लेवल्स वॉच करेंगे और सोने चांदी में प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी आपकी? जी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए बुलियन पैक में मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी और आगे चल के तेजी का रुख ही नजर आ रहा है। दो तीन फैक्टर्स हैं, जैसा अभी अमित ने भी बताया कुछ फैक्टर्स। देखिए इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि यूएस में इन्फ्लेशन के कारण हाउसिंग एज अ सेक्टर बहुत फ्रेजाइल हो रखा है, तो इसका लैग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल वहाँ यूएस में क्रिएट होगा, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। हालांकि अभी करंट लेवल पे जब इन्फ्लेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट भी यूएस में बढ़ रहा है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में मजबूती थी, तो एक दबाव देखने को मिला गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में। अब यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, तो जिसका बेनिफिट गोल्ड को मिलेगा। तो अगर मैं दोनों में बहुत बुलिश हूँ, अगर कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए तो सिल्वर मुझे ज्यादा प्रेफरेबल नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड रिवाइवल। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर कुछ देर के लिए। सेबी चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रही है, आइए सीधे वहां पर आपको लेके चलते हैं। Visualization, because at the end of the day the analysis is for you, but when you have to use that analysis to convince other people, your best friend is a good visualization. So we use data in our surveillance. This was an example I gave you of insider trading. We have similar algos for front running. You know what front running is, right? There is some mutual fund fellow or some broker who knows that a big trade is coming into the market and he front runs that trade. Now, you know, I was at a conference recently which was hosted by ISCO, which is the association of all the securities regulators across the world. And when I was sharing, you know, over the breakfast table with somebody that our algo is able to detect whether the front running is happening at the mutual fund or at the broker end, they said, no, how can you know that? And it's actually really simple. Because if the trades of the same mutual fund are being front run, it's obvious that the leak is at the mutual fund. If the trades of multiple mutual funds are being front run, it's obvious that the leak is at the broker end. Now, it's very, very simple, and this is not even, you know, fancy big data stuff and all. It's just simple algos written by young people who just love their job. And with this, the kind of power that SEBI has been able to harness in order to identify misconduct in the market has been just amazing. Of course, we've had our setbacks because the regulation has not kept pace with technology, and we're now busy trying to fix the regulation because the regulation does not support what the technology now is able to do. But we think that we'll get there in a few months. So it's this richness of the data. It is what it can do for you. It is what it can do for the market. And it's just so much fun doing it. Apart from looking at data for surveillance point of view, we rely a lot in terms of data on, in terms of filings from various entities, right? All listed entities have to do various filings with the stock exchanges so as to ensure that there is no information asymmetry, right? A market, the fundamental premise that a market is efficient is based on the premise that everybody has the same information and there is no information asymmetry. And I would like to recount an interesting example actually happened in the committee which now Professor Ravi Anshuman will be chairing, where we were having this conversation with all the stakeholders and we said, you know, the following things now need to be माधवी reported पुरी in सेबी XBRL चेयरमैन format. IIM बैंगलोर के फाउंडेशन डे पर संबोधित करते हुए। चलिए अब वापस से कमोडिटी मार्केट की तरफ लौटते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि सोने चांदी पर हम व्यू ले रहे थे, जय इस पर राय भी दे रहे थे अपनी। जतिन, आपसे अब समझना चाहेंगे, सोने चांदी पर आप भी अपनी रणनीति शेयर करिए। अगर किसी को पोजिशनल व्यू बनाना हो तो क्या ट्रेड सुझाएंगे? नमस्कार। अभी जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर अभी एक पॉजिटिव रैली जो पिछले 3-4 दिनों से दिखा रही है, मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रहना चाहिए। थोड़ा टाइम जो है, जब तक कोई नए ट्रिगर्स नहीं आ जाते मार्केट में, जिस तरह से फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के अपडेट्स आएंगे नवंबर सीरीज में,
तो उस वक़्त ये जो मोमेंटम जो है वो पकड़ लेगा। उसके पहले जो ये साइडवेज़ रेंज जो है वो उसके अंदर रह सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा-सा वेट एंड वॉच क्लियर रह सकता है। उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि डिसाइसिव मूव कीजिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर रेंज जो है वो कहीं न कहीं सिल्वर के हिसाब से मैं बात करने जाऊँ तो 57,000 ऑन द लोअर एंड और हायर एंड पे 59,000 ये जो 2000 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर मुझे लग रहा है। कभी भी कोई डिप आती है 500-600 पॉइंट की तो वहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स को कि अपनी पोजीशन बना लें और हायर एंड पे 58,500 59,000 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह दूँगा। जब तक इंटरेस्ट रेट की जो नई अपडेट्स हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से जो नहीं आती है, तब तक ये मुझे रेंज के अंदर लग रहे हैं दोनों गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड उसके सामने जो रेंज है वो छोटी रेंज के अंदर है। 50,800 50,900 ये हाई एंड है गोल्ड के लिए अभी फ़िलहाल जो रेंज है और लोअर एंड पे 50,400 50,300 तो ये 600-700 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ही प्ले करने की एडवाइस दूँगा मैं। हाल फिलहाल इसके अंदर जो ट्रेंड है वो साइडवेज रेंज ट्रेंड है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखना है। ये मेरी सलाह है सभी ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, तो गोल्ड में ये राय आपको दे दी गई है जरन की तरफ से। स्टॉप लॉस टारगेट 50,850 का इस वक्त दिखाई दे रहा है। जय, आपसे क्रूड पर राय लेना चाहेंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं इस बीच क्रूड के लेवल्स में भी देखने को मिला है, कुछ ना कुछ डेटा आते हैं। अब कल हमने देखा था कि यूएस के एक्सपोर्ट में एक बढ़त हुई थी जिसके चलते हल्की तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से देख रहे हैं हम ब्रेंट क्रूड में 1.25% की कमजोरी है। एमसीएक्स पर 7,300 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। ये क्रूड में किस तरह के लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजिशन लेना हो तो? क्रूड में यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेस है वो काफी तरह से हावी है। रशिया यूक्रेन का जो अभी तक भी वॉर वाला सिनारियो है उसमें और कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, तो जिसके कारण क्रूड में यहाँ पे हायर लेवल्स देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं उसके कारण यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा उछाल नहीं दिखाएगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड मुझे नजर आ रहा है फॉर द एंटायर विंटर टिल दिसंबर। हायर साइड में पकड़ के चले तो आप ब्रेंट की अगर बात करें तो $100 और लोअर साइड में $88। अगर वहीं हम लोग WTI की बात करें तो $83 से लेके $95 यही दायरा रहेगा। हायर साइड में अगर अनलेस यहाँ पे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं बिगड़ता है तो मेरे ख्याल से हायर लेवल पे सेल करने में ही समझदारी है। आई थिंक 6,700 एक अच्छा बेस बन सकता है और ऑन हायर साइड 7,500 का रेंज है। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा सा भी उछाल मिले तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये न्यूज ड्रिवन है। मिड टर्म इलेक्शंस है 8 नवंबर को यूएस में, तो वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और आने वाले जो 15 दिन है उसमें फेड की मीटिंग है, रशिया की तरफ से कोई रिटेलिएशन अगर बढ़ता है तो उसका भी नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सेल ऑन राइज की रणनीति रखें लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगे काम करिए क्योंकि ढेर सारे इवेंट हैं। अगर क्रूड के लिए हम ट्रिगर्स की भी बात करेंगे तो नवंबर से ओपेक प्लस उत्पादन में कटौती भी करने वाला है। इसके अलावा इस बीच हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों का जो सख्त रुख है वो आगे भी कायम रह सकता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी रहेगी और इस बीच वैश्विक मंदी का भी डर कहीं ना कहीं हावी है। अमित, आप किस तरह से देख रहे हैं क्रूड की चाल के लिए, आगे के लिए एनवायरमेंट कैसा देख रहे हैं आप और क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? जी, देखिए मैं भी सहमत हूँ कि एक दायरे का कारोबार देखने मिल सकता है क्रूड में, क्योंकि हमने जो रीसेंट डेटा देखा था काफ़ी मिक्स डेटा था, जहाँ पर इन्वेंट्री, जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी वहाँ पर बिल्डअप था 2 या 3 हफ्तों के गिरावट के बाद। और लेकिन एक्सपोर्ट जैसे आपने कहा था कि वो भी बढ़े थे। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई थी, उसने भी क्रूड को एक बूस्ट दिया था, लेकिन कल शाम से लेकर खास करके यूएस जीडीपी डेटा के बाद हमने देखा है कि डॉलर में कहीं ना कहीं दोबारा एक स्ट्रेंथ लौटी है, जिस वजह से हमने गैप डाउन ओपनिंग आज कच्चे तेल में देखी है। मुझे भी लगता है कि 7,400 7,420 के आसपास एक इमीडिएट बैरियर है जो इमीडिएट तौर पे नहीं क्रॉस होगा और पॉसिबल करेक्शन हमें 7,150 तक देखने मिल सकती है। तो मैं भी शॉर्ट टर्म बेसिस सेल ऑन रैलीज की सलाह देना चाहूंगा 7,320 के करीब।
ठीक है, तो ये राय क्रूड में आपको दे दी गई है। चलिए एक कमोडिटी पर चर्चा करने से पहले आपको एक बार सोने का हाजिर भाव दिखा देते हैं। ये बिना 3% जीएसटी के आपको रेट बता रहे हैं। 24 कैरेट का भाव अगर देखें तो 4,627 के पास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट का भाव 4,238 के पास है। 18 कैरेट 3,512 और 14 कैरेट का भाव 2,739 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये बिना जीएसटी के लेवल्स हम आपको बता रहे हैं हाजिर भाव का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स की। क्रूड पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। मेटल में भी आज हम देख रहे हैं कि एक वीकनेस देखने को मिल रही है। जिंक देखिए वहां पर करीब 1.5% से ज़्यादा की वीकनेस है। एल्यूमिनियम आज 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। कॉपर में भी करीब 1% की गिरावट है और लेड भी करीब 0.5% नीचे आज ट्रेड कर रहा है। जतिन, मेटल में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हमने बीच में तो देखा था अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पर वीकनेस हावी होते हुए दिखाई दे रही है। इन स्तरों पर क्या कहीं पर एंट्री लेने की राय देंगे या फिर सेलिंग ट्रेड ही आप रिकमेंड करेंगे मेटल में? जिस तरह से आज थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और प्राइसेस अभी भी लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है ज़्यादा फेवरेबल है। कॉपर स्पेशली जब तक 667 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर मेरे लिए एक ट्रेंड जो है उसका वीकनेस का कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लोअर एंड पे 650 645 के सपोर्ट्स हैं। मुझे लग रहा है सबसे पहले जो है वो सपोर्ट लेवल्स टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए। जिन लोगों की सेल पोजीशन है उनके लिए एडवाइस है कि होल्ड करें पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ में 667 के, और लोअर एंड पे 650 645 ऐसे टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय मेटल में आपको दे दी गई है। अमित, आप भी सजेस्ट करिए मेटल में स्पेस में, क्या आपको भी कॉपर इस तरह पर अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर कोई और मेटल स्पेस में स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे? जी, मैं कॉपर के साथ ही स्टिक करूंगा। मेरा भी मानना है कि ब्रॉडली जब तक 665 670 जोन के नीचे कॉपर ट्रेड कर रहा है, एक सेल कैंडिडेट बनता है। लोअर साइड में हम 640 से 635 तक के भी वर्स्ट केस सिनेरियो टारगेट्स आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। तो मैं सेल ऑन रैलीज की रणनीति यहाँ सजेस्ट करूंगा। इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस 653 के आसपास था। प्राइस क्योंकि काफ़ी करीब आ चुकी है उसके, तो एक रिवाइज्ड टारगेट मैं करीबन 647 का शॉर्ट टर्म बेसिस सजेस्ट करना चाहूँगा। ओके, तो कॉपर में हमारे एनालिस्ट आज सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की राय दे रहे हैं। यहाँ पर बेट करें तो यहाँ पर आप नजर रखिए। जय, आप नेचुरल गैस में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं? क्योंकि एमसीएक्स पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त 480 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी वीकनेस बड़ी है। इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको या फिर फिलहाल अवॉइड कर देना चाहिए? नहीं, मुझे देखिए यहाँ से थोड़ा और गिरावट मिले, आई थिंक 3-4% का, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है प्योरली ऑन एंटिसिपेशन की यहाँ पे विंटर डिमांड निकल के आ सकता है। जो अंदेशा था एक महीना पहले कि यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर सप्लाई क्रंच रहेगा इन यूरोजोन, वो नहीं देखने को मिल रहा है। रादर यहाँ पे पूरा यूरोजोन में यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है नेचुरल गैस का, तो जिसके कारण प्राइसेस में दबाव देखने को मिल रहा है। जो एक अंदेशा था कि $10-11 तक नेचुरल गैस काम करेगा, वो भी अब बहुत डिस्टेंट रियलिटी नजर आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस के तौर पे अगर आप देखें तो अराउंड 460 के आसपास यहाँ पे अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 510। तो उस लेवल के आसपास मेरे ख्याल से एंट्री लिया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 448, टारगेट 490 और 505 का रख के चल सकते हैं। ओके, तो ये नेचुरल गैस पर रणनीति आपको बता दी गई है। चलिए अब कुछ इस बीच एग्री कमोडिटी पर भी चर्चा कर लेते हैं। मसाला में आज हम देखेंगे तो वहां पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। धनिया में कमजोरी है, हल्दी भी 1% नीचे है और जीरा भी करीब 1% की वीकनेस के साथ इस पर कारोबार कर रहा है। अमित, क्या ट्रेड देख रहे हैं आप कोई स्पाइसेस में? जी, देखिए मेरा मानना है कि धनिया में जो कमजोरी है वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ सेशंस में हमने गिरावट ज़रूर देखी है। इनफैक्ट 12,000 से कंटिन्यूस गिरावट देखी है, लेकिन मेरा मानना है कि 11,200 से 100 के नीचे धनिया जो है नहीं जा पाएगा एंड वहाँ से एक रिवाइवल हम देख सकते हैं। तो जो एक मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो 11,200 से 100 के बीच दोबारा खरीदारी के लिए देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि दोबारा 12,000 के स्तर हमें आने वाले 2 हफ्तों में देखने मिलेंगे।
ऑलराइट, ये राय आपको स्पाइसेस में दे दी गई है। कॉटन में भी आज देख लेते हैं। एमसीएक्स पर देखिए, कॉटन नवंबर वायदा 29,400 के पास कारोबार कर रहा है, करीब $0.5% की कमजोरी यहाँ पर है। और आइस कॉटन करीब $74 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी वीकनेस आज के दिन दिखाई दे रही है। जय, कॉटन में क्या ट्रेड सुझाएंगे आप और इसके लिए क्या ट्रिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर भी उतार चढ़ाव काफ़ी बना हुआ है इस बीच। क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है आपको कॉटन में? सॉरी पूजा, मैं एक्चुअली एग्री उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू गिव कमेंट ऑन दिस। ओके, राइट। जतिन, आप ट्रैक करते हैं कॉटन को, कॉटन में कोई रणनीति सुझाएंगे आप? जी, एमसीएक्स कॉटन जो है वो अभी फिलहाल जो है ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली बेरिश है। अभी वीकनेस का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। जिस हिसाब से हम पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका था और अभी भी इसके अंदर जो है वो ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। ऑल इम्पोर्टेंटली जब तक ये 31,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर बाइंग की जो है वो रुझान आएगी। और ट्रेडर्स के लिए भी एडवाइजेबल है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। 30,000 के आसपास के लेवल्स अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा सेल करने के लिए। 31,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें और लोअर लेवल्स पे फिर से मुझे लग रहा है 29,000, 28,000 के लेवल्स जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये रणनीति कॉटन में आपको सुझा दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय, अमित, जतिन, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए एक छोटा